नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी स्टडी पर। इस चैनल पर एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी सीरीज कंप्लीट की जा रही है और उसी क्रम में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 शुरू कर चुके हैं और आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, राज्य, राजा और उसका गणतंत्र। इसको जानने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ लेसन 1, 2, 3, 4, 5 का। लेसन 1 में हमने पढ़ा हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। मतलब हम लेसन फर्स्ट जब हमने पढ़ा कि क्या, कब और कैसे, तो हमें पता चल चुका अपने एंशिएंट ह्यूमंस के बारे में हमने कुछ बातें सीखी और ये हमने जाना कि किस तरीके से जो पुरातत्वविद थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरीके से अपने पुराने इतिहास को जाना और उस पुराने इतिहास को जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट के पास कई सारे साधन होते थे, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे इंस्क्रिप्शन और कुछ चीज़ें आर्कियोलॉजी थी। इन सब चीज़ों से वो कैसे, इन सब साधनों की मदद से उसने तमाम जानकारियाँ हासिल की। जो सेकंड लेसन था उसका नाम था ऑन द टेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल्स। कि उस लेसन में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से जो हमारा आदि मानव था वो हंटर गैदर्स बना, अर्थात वो किस तरीके से शिकारी संग्राहक बनता है, अर्थात वो शिकार करता है, शिकार करके शिकार करता है, फिर उसके साथ साथ अपने भोजन को भी एकत्रित करता है। क्यों करता है ये हमने पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि फैक्ट्री क्या होती है, तो बताया था, छोटा सा बता देता हूँ फिर यहाँ पर एक बार, कि जहाँ पर पत्थरों को तराशता था, पत्थरों से हथियार बनाता था, वही जगह फैक्ट्री थी। फिर हमने कुछ साइट्स के बारे में पढ़ा। बहुत सारे साइट्स थे जहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें मिली, जैसे कि कुर्नुल की गुफाएं मिले थे, दक्षिण की तरफ बहुत सारे, जैसे दक्षिण की तरफ ही कुर्नुल की गुफा थी, पश्चिम की तरफ बहुत सारे साइट्स मिले थे, पूरब की तरफ बहुत सारे साइट्स मिले थे। उन साइट्स के बारे में पढ़ा। साइट्स का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर खुदाई करने पे बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ों से आर्कियोलॉजिस्ट कुछ अनुमान लगाते हैं। उसके बाद हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में पढ़ा। जो हमारा थर्ड लेसन था वो था फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, अर्थात अब भोजन, खाद्य संग्रह। इस छोटा सा नाम में बोलता हूँ, भोजन, खाद्य संग्रह। कहने का मतलब अब जो आदि मानव है, अब वो किसान बन चुका है, वो पशुपालक बन चुका है। किसान कैसे बना, पशुपालक कैसे बना, ये हमने लेसन 3 में पढ़ा। उसके साथ साथ ये भी देखा लेसन 3 में कि किस तरीके से उसके अंदर डोमेस्टिफिकेशन की गुण आते हैं। उसके बाद हमने टाइप्स किसे कहते हैं, विलेज किसे कहते हैं, ये सब पढ़ा। लेसन 4 के अंदर हमने ये पढ़ा। अब लेसन 4 के अंदर क्या हुआ कि सिटीज़ का निर्माण हो चुका था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में तमाम बातें हमने पढ़ी थी। उसने पढ़ा था कि राजा बन चुका था, वो किले बनाना शुरू कर दिया था, छोटे छोटे किले रहते थे। उस समय के जो क्राफ्ट था उसको पढ़ा, उस समय के जो मुहरे थे उसके बारे में पढ़ा। हड़प्पा सभ्यता के अंदर ये सारी कहानी पढ़ी। लेसन 5 जो था वो अब वेदों के बारे की तरफ, वेदों की बातों को बताना शुरू कर दिया। लेसन 5 का नाम क्या था, तो व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस, मतलब किताबें क्या कहती हैं और जो हमारे कब्र हैं वो क्या कहते हैं। किताबें जनरली बात करती थी हमारे उत्तर पूर्व भारत की, और जो कब्र थे वो बताते थे हमारे दक्षिण भारत की संस्कृति को। ऋग्वेद के बारे में पढ़ा हमने। संस्कृत जो हमारी भाषा थी, संस्कृत से तमाम भाषाओं का जन्म हुआ, उसके बारे में पढ़ा। फिर ऋग्वेद में ये बताया गया है कि हम घोड़ों की पूजा, कैटल्स की पूजा, जो रथ होते थे, चैरियट्स थे, उसकी पूजा, उसका वर्णन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। उसके बाद महापाषाण काल आया, जहाँ पर कब्रों को रख दिया जाता था, उसके चारों बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। इन सब चीज़ों को पढ़ा।
उसी क्रम में आज हम आगे उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और लेसन 6 है हमारा किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। अब देखिए क्या होता है। एक शंकरन नाम का बच्चा है, सवेरे देखता है कि उसके दादाजी जो बहुत जल्दी से तैयार हो चुके हैं और वो वोट देने जाने वाले हैं। आप लोग भी अपने बचपन में वोट डालने गए, जल्दी वोट डालने की जो क्राइटेरिया डिसाइड की गई है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं वोट डाल सकते हैं। तब सोचता है ये बच्चा कि आखिर पिताजी वोट डालने की वजह बहुत एक्साइटेड हो जाता है, जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम अपने रूलर्स को चुनते हैं। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक। पहले थे राजा चारों तरफ किलों के मकान में नहीं रहता, हाथियां घोड़े बहुत सारे उसके पास नहीं होते थे, ये सारी चीज़ उसके पास नहीं होती थी। लेकिन फिर भी राजा को चूज करने के लिए क्या किया जाता था कि हर दिन लोगों की सभा होती थी और उस सभा में किसी एक व्यक्ति को जो बहुत ही बहादुर, बहुत ही युद्ध में निपुण होता था, उसी को हम राजा मान लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। होता क्या है कि हमने देखा था कि जो जन थे, जो लोग थे, वही राजा को चुनते थे। लेकिन अब क्या होता है, कहानी बदलती है और बात है आज से 3000 साल पहले की। राजा को अब राजा जो है 3000 साल पहले हमने क्या देखा था कि जो राजा हैं वो खुद, जो जन हैं वो जन कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये सर्वश्रेष्ठ है, ये योग्य हैं, जो युद्ध में निपुण है, युद्ध की क्षमता है, बलवान है, इसे हम राजा चूज कर देते हैं, राजा बना देते हैं, वो राजा बन जाता था। लेकिन अब कुछ लोग क्या करते हैं कि खुद को राजा बनाने के लिए कई सारे बलिदान करना शुरू कर देते हैं। कई सारे बलिदान का मतलब जैसे अश्वमेध यज्ञ शुरू कर दिया। उस अश्वमेध यज्ञ के अंदर क्या जाता था, तो एक घोड़ा होता था, उस घोड़े को क्या किया जाता, छोड़ दिया जाता था। ठीक है, घोड़ा छोड़ दिया गया। जो राजा के संरक्षक व्यक्ति होते थे उस घोड़े को देखते थे, उसको देखते रहते थे। घोड़ा घूमता घूमता पूरे राज्य में जहां तक जा सकता था वहां तक जाता था। तो जहां तक वो चला गया वहां तक उसका राज्य हो जाता था, उस राजा का राज्य हो गया। लेकिन अगर बीच रास्ते में किसी व्यक्ति ने, किसी और दूसरे राजा ने उसे रोक दिया, तो अब जिस राजा ने उस घोड़े को भेजा है, उस राजा से, जिस स्थान पर उस घोड़े को रोका गया, उस राजा से युद्ध होता था, युद्ध होता था। ठीक है, युद्ध होने के बाद अगर वो राजा जिससे युद्ध हुआ तो पराजित हो गया, वो हार गया। जब हार गया तो अब ये पूरा क्षेत्र जिस राजा ने घोड़े को भेजा था उसका हो जाता है, तो वहां तक उसका क्षेत्र हो गया। अब उसकी खुशी के लिए जब राजा ने उस क्षेत्र को जीत लिया तो राजा जो है अपने यहाँ जो बलिदान की प्रथा चला दिया था, सेक्रीफाइस करने लग जाता था। सेक्रीफाइस किस चीज़ का होता था, तो जिस घोड़े को उसने अश्वमेध यज्ञ में यूज किया था उसी घोड़े की बलि दी जाती थी। लेकिन बलि ऐसे नहीं कि सिंपल राजा बैठा और बलि दे दिया। बलि की प्रथा पूरे रीति रिवाज से बलि की प्रथा होती थी। पृष्ठ को बुलाया जाता था, बड़े बड़े पृष्ठकार था, साधुओं को, जो ब्राह्मण होते थे उन्हें बुलाया जाता था, ब्राह्मणों को बुलाया जाता था, उन्हें उपहार दिया जाता था। उपहार देने के बाद राजा जो है पूरे परंपरा के साथ जो है बलि करता था। और उस बलि की प्रथा में राजा को एक बहुत बड़े एक स्पेशल सीट होती थी, विशेष सीट, स्पेशल सीट थी, उस स्पेशल सीट पर बैठाया जाता था। जो सीट था तो टाइगर की चमड़ी जो होती है, थोड़ा जो सिंहासन था राजा का वो टाइगर स्किन से बना होता था। इसके साथ साथ जब ये सारा रिचुअल्स हो रहा होता था तो जो राजा का सारथी होता था, वो सारथी युद्ध में कैसे उसने राजा का साथ दिया, कैसे राजा ने लड़ाई जीती, ये सारी बातें वो बताता रहता था। जो राजा के रिलेटिव्स होते थे, जो उसकी पत्नी है, जो उसके बेटे हैं, वो भी कुछ रीति रिवाज वाले काम जो हैं उस समय किया करते थे। अब ये सारी चीज़ें राजा इतने सारे काम करता था एक जगह बैठ के। इस सारे काम को कौन कराता था, जो पृष्ठ होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, वो सारे इस काम को कराते रहते थे। बाकी भी राजा आए होते थे, वो राजा जो है उसकी सारी जो रिचुअल्स की
प्रोग्राम जो थे, जो धार्मिक कार्य थे उसके, उस कार्य को और बाकी जितने लोग उस जगह पर बैठे होते थे उसे देखते रहते थे। पृष्ठ जो है उस समय जो पवित्र जल होते थे, पवित्र जल से राजा के ऊपर छिड़कते थे, जो लोग वहाँ बैठे रहते थे उसको छिड़कते थे। आजकल देखते होंगे जो घरों में भी पूजा होती है उसी तरीके से होती है, पंडित जी सबके ऊपर जल फेंकते हैं, चावल फेंकते हैं, सभी लोग बैठे रहते हैं। विवाह शादी में भी ऐसा ही होता है। जो सब सारी चीज़ें उसी तरीके से कोरिलेट करके आप समझते रहिएगा। शादियों में भी लोग गिफ्ट लेके आते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी राजा के लिए गिफ्ट आता था। कौन लोग गिफ्ट लेके आते थे? जो राजकुमार हार गए थे या आसपास के क्षेत्र के जो राजा थे वो गिफ्ट लेकर आते थे। इसके साथ साथ आपने एक वर्ड सुना था जन, जहाँ पे हमने जन टर्म को परिभाषित किया, वहीं पर एक शब्द था विष। तो विष उन लोगों को बोला जाता है, विष या वैसे एक ही चीज थी, वो भी गिफ्ट लेकर आते थे। जो शूद्र होते थे वो भी जो है इस जो धार्मिक परंपरा थी, धार्मिक परंपरा का अर्थात जिस समय राजा बलि की प्रथा को से संबंधित जितने भी धार्मिक कार्य थे उसे कर रहा होता था, तो उस समय शूद्र भी आया करते थे और इस सारी प्रथा को देखते थे। तो इस तरीके से राजा की बलि की प्रथा होती थी। लेसन 4 के अंदर जो हमने पढ़ा है कि हु व्हाट बुक्स एंड बुरियस टेल्स अस, तो उसमें टर्म आता है ऋग्वेद काल के बारे में हमने बताया। जनरली जो ऋग्वेद काल है उसका जो समय है 15,000 से 1,000 ईसा पूर्व है, और जो ऋग्वेद के बाद का जो काल है वो हमारा उत्तर वैदिक काल है। तो अब जो टर्म मैं बताने जा रहा हूँ वर्ण, तो वर्ण जनरली उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ बातें बताएगा। क्या होता है कि उत्तर भारत के अंदर बहुत सारी बुक्स कंपोज की गई थी। हमने देखा कि उत्तर भारत के अंदर तमाम तरह की किताबें लिखी गई थी। ठीक उसी क्रम में उत्तर भारत के अंदर कुछ और भी किताबें लिखी गई, और वो जो किताबें लिखी गई थी वो जो जिस क्षेत्र में लिखी गई थी वो क्षेत्र गंगा और यमुना के समीप था। गंगा यमुना का क्षेत्र वही क्षेत्र है जहाँ पर मगध जनपद के बारे में आप मगध महाजनपद के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो गंगा यमुना क्षेत्र में ही अब किताबें भी कंपोज की जाने लगी थी, और वो जो किताबें लिखी गई वो जो ऋग्वैदिक काल था उस ऋग्वैदिक काल के बाद लिखी गई थी। इसीलिए ऋग्वैदिक काल की बाद की किताबें कहा गया उन्हें, अर्थात उन्हें उत्तर वैदिक काल की किताबें कहा गया। अर्थात उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखा गया, और ऋग्वैदिक काल में तो ऋग्वेद लिखा गया था। और जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखा गया है उसको जिन पृष्ठ ने लिखा, जिन ब्राह्मणों ने लिखा, उसमें उन ब्राह्मणों ने कर्मकांड कैसे किए जाएं, जादू टोना क्या होता है, धार्मिक अनुष्ठान कैसे किए जाएं, संगीत की रचना कैसे होगी, इन सारी चीज़ों का वर्णन इन सब पुस्तकों में किया है। उस समय की सोसाइटी कैसे थी, समाज कैसा था, उसका वर्णन उन पुस्तकों में मिला है। उन्होंने ये भी बताया है इन पुस्तकों में कि हमारा समाज कई वर्गों में बटा था। साधु थे, योद्धा थे, किसान थे, चरवाहा थे, व्यापारी थे, कारीगर थे, मजदूर था, मछली मारने वाले थे, और जंगल में भी रहने वाले भी कुछ लोग थे। इन सभी लोगों के बारे में उन्होंने बताया। जिसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ साधु और कुछ जो योद्धा थे वो अमीर थे, वो रिच थे। रिच क्यों थे? पहले ही बताया था हमने कि क्या हुआ था कि युद्ध होता था, तो युद्ध में जो भी भाग जीता जाता था तो सबसे पहले वो भाग युद्ध का जो सबसे प्रमुख होता था, प्रमुख कौन था? जो राजा था, जो जिसको जन ने चूज करके बनाया था कि आप जो है शक्तिशाली हो, युद्ध में निपुण हो, तो आप ही जो है राजा हो। तो सबसे पहले वो युद्ध में जीते हुए भाग को वो रखता था, फिर धीरे धीरे लोगों को बांटता था। तो इसीलिए पृष्ठ वर्चस्व क्या हो गया? अमीर हो गए। बाकी जो लोग थे फार्मर्स थे, व्यापारी थे, वो लोग थोड़ा गरीब थे। जो मछली मारने वाले थे, जो किसान थे, वो गरीब थे। तो समझ में आने कि ये जो
ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे, अमीर क्यों हो गए? ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जो पृष्ठ थे, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया कि पीपल्स को 4 ग्रुप में बांट दिया, और पीपल्स को जिन 4 ग्रुप में उन्होंने बांटा उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि एक वर्ण बनाया ब्राह्मण, एक वर्ण बनाया क्षत्रिय, एक वर्ण बनाया वैश्य, एक वर्ण बनाया शूद्र, और यहाँ पे काम पर वर्गीकरण नहीं हुआ था। यहाँ पर कैसे वर्गीकरण हुआ था देखिए, उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण वो होंगे जो वेद को पढ़ेंगे, ठीक है, जो जिन्हें उपहार दिया जाएगा, जो धार्मिक अनुष्ठान कराएंगे, जो बलिदान की प्रथा में भाग लेंगे, वो ब्राह्मण। दूसरा, जो युद्ध करेंगे, जो किसी भी जगह के शासक होंगे, जो लोगों की रक्षा करेंगे, वो क्षत्रिय। और तीसरे तो विष और वैश्य होंगे। जो विष और वैश्य कौन होगा? तो जो किसान हैं, जो चरवाहा हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, उन्हें वैश्य कह दिया, ठीक है। और चौथा जो पर्सन था वो शूद्र था। जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, वो दोनों लोग बलिदान की प्रथा में भाग लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं शूद्र के बारे में। इन 3 ग्रुप को छोड़ दीजिए, जो शूद्र होगा वो किसी भी रिचुअल्स में भाग नहीं लेगा। ये बात ब्राह्मणों ने कही। ये बात, ये जो सारा वर्गीकरण हुआ वो ब्राह्मणों ने किया, पृष्ठ ने किया, कि जो शूद्र होंगे वो किसी भी रिचुअल से भाग नहीं लेंगे। और हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल के अंदर महिलाओं का वर्णन करने को नहीं मिलता है। महिलाओं का वर्णन नहीं मिलता है कि उन्होंने पुस्तकों को लिखा था, पुस्तकों को कंपोज किया था। तो अर्थात महिलाओं को भी हमने उठा के शूद्र में डाल दिया। क्योंकि टर्म और बताया था मैंने कि दास वर्ड था, जो रिचुअल्स में भाग नहीं लेते थे, जो रिचुअल्स के जो कार्य होते थे, जो धार्मिक अनुष्ठान होता था, उस धार्मिक अनुष्ठान में भाग नहीं लेते थे, जो ऋग्वेद का समझते नहीं थे, ऋग्वेद को पढ़ते नहीं थे, सुनते नहीं थे, उनको हमने दास में, फिर वही दस्यु में डाल दिया। दस्यु वर्ड यूज किया, फिर वही दस्यु आगे चल के दास बना, और वही दास जो है बाद में क्या हुआ, उन्हें दासों को हम जीतते थे, अपने यहाँ रखते थे, तमाम तरह के कार्य राजा करवाते थे। तो उमैन जो औरतें थी, जो शूद्र था, उसको वेद पढ़ने का अलाउ नहीं था। इस तरीके से वर्गीकरण हुआ। पृष्ठ ने और कुछ सोचा, उन्होंने वर्ष के आधार पर भी वर्गीकरण कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण है तो अगर उसके माता पिता ब्राह्मण है तो अगर पुत्र होता है तो भी ब्राह्मण ही होगा। इस आधार पर वर्गीकरण करना शुरू कर दिया था। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र कहा जाएगा, भले उससे रिलेटेड वो काम करे या ना करे। उसके साथ साथ ब्राह्मणों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि कुछ लोग जो हैं अनटचेबल्स हैं, मतलब कुछ लोगों को हमें नहीं छूना चाहिए। अब किन्हें नहीं छूना चाहिए? तो कहने का मतलब तो जो भी क्राफ्ट पर्सन हो। अब क्राफ्ट पर्सन क्या थे? वैश्य थे, वैश्य को भी नहीं छूना चाहिए, लेकिन वैसे ही तो रिचुअल्स में जाता था। इसलिए ब्राह्मणों ने यहाँ पे स्थिति कहा कि जो भी क्राफ्ट पर्सन, जो भी कारीगर, जो भी शिकारी, जो भी फार्मर्स अगर ब्यूरियल्स में और क्रीमेशंस में हेल्प करते हैं। ब्यूरियल्स और क्रीमेशन का मतलब कि जैसे कब्र, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, उसे कब्र में डाला जाता है, तो कब्र में डालते समय जो भी प्रथा होती है, उस प्रथा में जो व्यक्ति योगदान देगा, शव को जलाया जा रहा है, उस समय जो व्यक्ति योगदान देगा, उस समय शव को लकड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, तो उससे रिलेटेड जो व्यक्ति हैं वो सब क्या माने जाएंगे? अनटचेबल्स माने जाएंगे, अपवित्र माना जाएगा उन्हें। तो उन्हें अपवित्र कह दिया उन लोगों ने, ठीक है, समझ में आया? तो इतनी सारी बातें ब्राह्मणों ने कह दी। अब देखिए क्या होता है। अब लोग जब ब्राह्मणों के प्रति जाना शुरू कर दिए, कुछ लोग ऐसे थे उन्होंने इस वर्ण सिस्टम का एक्सेप्ट ही नहीं किया। कुछ राजा ऐसे थे, उन्होंने कहा कि अच्छा, ब्राह्मण तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने जो बर्थ वाली जो प्रोसेस थी, जो उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य, वैश्य शूद्र का बेटा शुद्ध होगा, इस बात को नहीं माने। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई हम ऑक्यूपेशंस के बेस पर डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि पूरी तरीके से जो
रिचुअल्स के बेस पे हम डिफरेंट नहीं कर सकते कि आप कह रहे हो, ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि जो शवदाह की परंपरा में कब्रगाह से संबंधित जो भी कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है, वो चाहे हंटर गैदर्स ही हो, चाहे वो क्राफ्ट पर्सनस हो, जो वैश्य भी अगर उस काम में भाग ले रहे हैं तो हम उसे पॉल्यूटिंग मानते हैं, अपवित्र मानते हैं। तो उन सबको अपवित्र माना गया। ये सारी बातें ब्राह्मणों ने कही, इसलिए लोगों ने बहुत सी बातों ने, राजाओं ने भी उनकी बातों को नहीं माना, ब्राह्मणों को, लोग भी ब्राह्मणों के अगेंस्ट होने लगे। और ये सब चीज़ें जितनी भी कहानी थी, वर्ण व्यवस्था का जन्म होना, जाति के आधार पर होना, फिर 4 वर्गों में बट जाना, ये सब चीज़ें हो रही थी। जो हमारा कॉन्टिनेंट था, उस कई सारे कॉन्टिनेंट में ऐसी घटनाएं घट रही थी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में तो सब कुछ हो रहा था, ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इतना अधिक सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंट हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर जो भी साधु थे, जो भी पृष्ठ थे, वो लिमिट में रहते थे। लिमिट का मतलब उनका प्रभाव बहुत ही कम था, वो इस तरीके से वर्गीकरण नहीं करते थे। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में पूरी तरीके से फैल चुका था। इस चित्र में आप देखेंगे एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर सा कटोरा है, बाउल से, और इसके ऊपर जो ग्रे रंग की तमाम तरह की पट्टियाँ बनी, ज्योमेट्री आकार के चित्र बनाए गए हैं इसके ऊपर। तो लगता है कोई स्पेशल ओकेशन में स्पेशल फूड के लिए यूज किया जाता होगा। अब देखिए टर्म आता है जनपद। जनपद टर्म का मतलब होता है कि मैंने बताया था ना कि जनपद का मतलब होता है जन के बसने की जगह, जहाँ जन बस जाए, जहाँ लोग रहने लग जाएं, तो उनके रहने की जो जगह होती है वही जनपद कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जनपद कहलाता है। जनपद वर्ड बना ही जन से, जन का मतलब होता है लोग, लोग जब एक जगह पर रहने लग जाएं तो जगह क्या बन गई? जनपद। अब जनपद में क्या हुआ था, जो राजा था वो अपने आप को परफॉर्म कर रहा था। परफॉर्म क्या कर रहा था? वो अपने आप को दिखा रहा था, समय यज्ञ करके, वाजपेयी यज्ञ करके, बहुत सारे यज्ञ किया था उसने, ठीक है। तो उन यज्ञों से अपने आप को दिखा रहा था कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं ही सब कुछ संभाल सकता हूँ। तो ये चीज़ें अब आनी शुरू हो गई थी। अब आर्कियोलॉजिस्टों को भी इसके बहुत सारे प्रूफ मिले कि हाँ जनपद थे। जैसे दिल्ली के पुराना किला के पास मिला, हस्तिनापुर मेरठ के पास मिला, और उसी तरीके से एटा के अंदर बहुत सारे, उत्तर प्रदेश के अंदर जो एटा है वहाँ पर भी 2 जगह में तमाम तरह के जनपद के उल्लेख देखने को मिले हैं। जनपद में क्या होता था कि वहाँ पर जो लोग रहते थे, जनों के बसने की जगह को जनपद बोलते हैं। तो वहाँ पर जो लोग रहते थे, झोपड़ी थी, झोपड़ी देखने को मिली, बहुत सारे कैटल्स भी देखने को मिले, क्रॉप्स लोगों ने ग्रो कराया था वो देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पे क्रॉप्स कौन कौन से, चावल है, गेहूँ है, जौ है, दाल है, शुगर केन है, सीसम है, मस्टर्ड है। अब इसमें सोचिए एक बार कि अगर हम इसके पहले में चले ऋग्वैदिक काल में, तो हमें शुगर केन्स के ग्रो कराते हुए कहीं साक्ष्य नहीं मिले। तब यहाँ पर देखिए गन्ने का भी हमें साथ देखने को मिल गया, सीसम मिल गया, मस्टर्ड मिल गया। अब ये सब की क्रॉप्स भी ग्रो कराने के प्रूफ मिले जनपद में। जनपद के अंदर हमें सब साक्ष्य देखने को मिला। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छे पॉट्स भी देखने को मिले थे। पॉट्स के कलर देखें तो ग्रे कलर था, कुछ रेड रंग से भी रंगे हुए थे। इसमें कुछ विशेष प्रकार के हमें जो है पॉटरी भी देखने को मिली है, और जो ग्रे कलर से पेंट की गई थी। और उसके ऊपर जो अभी पिछले दिखाया था कि जो हमें जो बॉल्स मिला है, उस बॉल्स के ऊपर जो तमाम तरह के ज्यामितीय आकार के चित्र भी देखने को मिले थे। और स्पेशल था तो पता है ना, ये चीज़ हमने पढ़ रखे थे कि जब हमने घड़ा पाया था, तो घड़ा पाया था तो घड़ा भी बहुत ही सुंदर दिख रहा था, उसके ऊपर भी लाल धूसर रंग से पेंट लगाए गए थे, चित्र बनाए गए थे। तो हमने माना कि वो घड़ा जो है चीज़ों को स्टोर करने के लिए होगा। ठीक उसी तरीके से ये भी था। अब निर्माण होता है महाजनपद का। तो आज से 2500 साल पहले जो है जनपद, अब कई तरह के जनपद बन चुके थे और हर जनपद का एक राजा होता था। अब उसी जनपद में क्या हुआ कि 2500 साल पहले जो है उन सारे जनपदों में से एक कोई उभरा। ठीक है, अब सारे जनपद, जितने भी जनपद थे, वो क्या हो गए, कुछ जनपद ऐसे हो गए जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना शुरू कर दिए। कुछ जनपद ऐसे हुए जो अपने आप को बहुत ही
स्पेशल अपने आप को मानने लग गए। स्पेशल क्यों मानने लगे कि हो सकता है कुछ जनपद का राजा बहुत ही शक्तिशाली हो, वो मानता हो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, इस तरीके का मानना शुरू कर दिया। तो उसी में अब क्या हुआ, वही जनपद क्या बन गया, अब महाजनपद बन गया। इसी तरह के अंदर बहुत सारे महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, महाजनपद जब बन गया तो हुआ क्या, तमाम तरह के परिवर्तन। जब जनपद था तो उसकी कोई सिटी, उसका कोई कैपिटल नहीं था, उसकी कोई राजधानी नहीं थी, वो अपने क्षेत्र को किलेबंदी नहीं करता था। लेकिन जब महाजनपद बन गया तो वो क्या करता था कि अपने क्षेत्र के चारों तरफ जो है लकड़ी के, ईंटों के, पत्थरों के बड़े बड़े दीवारें चलवाना शुरू कर दिया। इस चित्र को देखिए, आपको तमाम तरह के महाजनपद दिखाई देंगे। तक्षशिला जो झेलम नदी के पास वाला क्षेत्र है, गंधारा, ठीक है, गंगा यमुना क्षेत्र में देखिए आपको कोसला, मगध, वैशाली, वज्जी, अंगा। ऊपर तरफ चलेंगे यमुना वाले क्षेत्र में, यहाँ से यमुना नदी बह रही है, हस्तिनापुर, ये सब देखने को मिल रहे हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी के पास एक अवंती, ये सब देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम तरह के यहाँ पर क्या है, महाजनपद हैं। जनरली 16 महाजनपद थे और उन्हीं 16 महाजनपदों में एक जनपद जो था मगध, वो सबसे बड़ा था और वही सबसे, इन 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख जनपद था जो आगे आया और जिसने बहुत ही तेजी से अपना विकास किया और लगभग पूरे भारत में मगध जनपद फैल गया। एक समय ऐसा आया था कि मगध जनपद पूरे भारत में फैल गया। मगध जनपद के राजा बिंबिसार अजातशत्रु थे। तो मगध में क्या हुआ, अब जो महाजनपद थे अपने चारों तरफ उन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी। अब किला बनाने के लिए क्या चाहिए, तो लकड़ी, पत्थर, ईंटें, अब इन सभी का प्रयोग करके उन लोगों ने बड़े बड़े किले बनाने शुरू कर दिए। किले बनाने का सिंपल सा एक कारण था कि कोई दूसरा राजा अटैक न कर पाए और अपने लोगों को हम बचा रखें और अपने भी बच कर रहें। और जब किला बनाएंगे तो निश्चित है बाकी लोग जो देखेंगे, बाकी राजा जो देखेंगे वो समझ लेंगे कि अच्छा ये राजा तो बहुत ही धनी है, बहुत ही पावरफुल है, इसलिए इतने बड़े बड़े किले बनवा रहा है, इतने बड़े बड़े किले बनवाया है इसने। ठीक है, तो ये फायदा था राजा का। दूसरा, जो राजा है वो क्या करेगा, किले के अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल रख पाएगा। लेकिन अब इतने सारे बहुत बड़े बड़े किले बनाए गए हैं तो इनके लिए पत्थर, ईंटें, लोग चाहिए उसे बनाने के लिए। तो राजा उन्हीं लोगों से काम करवाता था जो मैन थे उस, जो राजा के जो महाजनपद था उस महाजनपद में जो भी लोग थे, महिलाएं हों या बच्चे हों या आदमी हों, ठीक है, उन्हीं सबसे काम करवाता था, उन्हीं सबसे वृक्ष लगवाता था, उन्हीं सबसे स्टोन रखवाता था, उन्हीं सबसे हर तरह के काम जो है, जो भी किले बनाने में जितने भी कार्य किए जाएंगे वो उन्हीं लोगों से करवाता रहता था। तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। तो ये देखिए किला है कौशाम्बी के पास का जो आज इलाहाबाद है। तो ये जो किला देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा किला है ये, ठीक है, और ये भी आज से 2500 साल पहले का, देख रहे हैं ईंटें हैं पूरे, ये ईंट की डिजाइनिंग कराई गई है। उस समय के ईंट आज भी उपस्थित हैं, तो सोचिए उस समय की कला कितनी जबरदस्त हो। तो इस तरीके से राजा क्या करता था, किलों का निर्माण करवाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा जो है, ऋग्वैदिक काल के राजा जो जन के द्वारा चुने जाते थे, और जो उत्तर वैदिक काल है, अर्थात ये सारी कहानी उत्तर वैदिक काल की है जो हम लेसन 6 में पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की घटनाएं हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जो राजा है उन दोनों में बहुत अंतर है। अंतर इस बात का है, जो ऋग्वैदिक काल का राजा है उसके पास आर्मी नहीं थी, सेना नहीं थी, वो सैलरी वेतन नहीं देता था लोगों को, वो तो लूट के जो आता था उसी में से कुछ भाग सबको बांट देता था। लेकिन यहाँ पर ये नहीं रहा, यहाँ पे राजा ने आर्मी भी बनाई, सैनिकों को वेतन भी देता था। अब वेतन के लिए वो क्या हो, टैक्स भी लोगों से कलेक्ट करता था, ये सारी चीज़ें होती थी। इसके साथ साथ जो है भुगतान करने के लिए, पेमेंट करने के लिए राजा क्या यूज करता था, तो ये पंच मार्क्ड कॉइन्स थे, इसको बोलते हैं पंच मार्क सिक्के। सिक्के आते थे, पंच मार्क के सिक्के आते थे, उसका यूज करता था।
पढ़ोगे पंचमार्ग सिक्के के बारे में आगे, तो पंचमार्ग सिक्के होते क्या हैं। राजा जो टैक्स लगाना शुरू कर दिए, राजा ने क्या करना शुरू कर दिया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि महाजनपद के जो किले थे उनको बहुत अच्छे से रखना जरूरी था। जो सैनिक थे वहाँ पर सैनिकों के खाने पीने की, रहने की व्यवस्था करनी थी, तो लोगों पर टैक्स लगाना जरूरी था, इसलिए राजा ने टैक्स लगाया। इसके साथ साथ राजा क्या करता था, लोगों से कहता था कि जब भी कोई त्यौहार आए तो हमें अच्छे अच्छे उपहार ला के तो लोग ले जाते थे, देते थे। इस तरीके से राजा ने टैक्स लगाना भी शुरू कर दिया। किसानों के ऊपर टैक्स कैसे लगाता था, तो देखिए, जो भी उत्पादन होता था उत्पादन का 1/6 भाग 1/6 भाग देना पड़ता था राजा को, और इसे क्या बोलते थे, भाग या शेयर कहते थे। जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो कारीगर थे, उनसे भी राजा टैक्स वसूलता था। उनसे कैसे वसूलता था, तो क्या करता था, भैया देखो तुमसे हम टैक्स लेंगे, श्रम के रूप में लेंगे। कैसा भैया श्रम के रूप में कैसे लोगे, तो देखो तुम काम करते हो, जैसे मान लो तुम जो है स्मिथ हो, ठीक है, कहने का मतलब तुम बुनाई करने वाले हो, तुम मिस्त्री हो, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम काम करो, पूरे दिन काम करो। मान लीजिए 1 वीक होते हैं, 1 वीक में तुम 1 वीक 6 डेज काम करो अपना। अब मुझे टैक्स लेना है तो मैं तुम्हें कर नहीं लूँगा, मैं तो पैसे नहीं मांगूंगा, मैं क्या करूँगा, 1 दिन आकर तुम मेरे यहाँ भी काम कर लो। इस तरीके से राजा काम करवाने लगा। ये मंथ के या दिन के हिसाब से होता था। जो हर्डर्स थे उनसे भी राजा टैक्स लेता था। किस तरीके से, कहता था एनिमल्स ला के हमें दे देना, जो एनिमल्स जो प्रोड्यूस कर रहा है, घी हुआ, दूध हो गया, दही हो गया, वो हमें ला के दे देना। हंटर गेदर से भी राजा इसी तरीके से टैक्स लेता था। कैसे, हंटर गेदर मान लो जंगल में जाते थे, जंगल से लकड़ियाँ मंगवा लेता था अपने यहाँ, जंगल में जो भी चीज़ें होती थी, औषधि वाले पौधे होते थे, उसे मंगवा लेता था। तो इस तरीके से राजा जो है टैक्स को अनेक तरीक़ों से कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। और इसी समय उत्तर वैदिक काल में बहुत अच्छी चीज़ होती है, एग्रीकल्चर बहुत तेज़ी से बदलता है। होता क्या है कि वैदिक काल के अंदर हमने ये देखा था कि हलों के साक्ष्य तो मिले हमें, कहाँ से, कालीबंगा से मिले थे, जुटे हुए हल के साक्ष्य मिले थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो हल था ना, हल में लोहे की फाल का प्रयोग होने लगा, और जैसे ही हल के अंदर लोहे की फाल का प्रयोग हुआ, खेती बहुत तेज़ी से बढ़ गई। क्योंकि लोहे के फाल का जब प्रयोग होने लगा तो अच्छे से उत्पादन बढ़ गया। तो पहली चेंजिंग तो यही हुई। दूसरा ये हुआ कि पहले क्या होता था कि ऋग्वैदिक काल में या उसके पहले के काल को अगर हम देखें तो जो मानव था वो किसी भी बीज को लेता था, बीज को कच्चा, कभी कभी तो शुरू में तो कच्चा ही खा लिया, थोड़ा समझदार और पका के खाना शुरू किया। फिर एक समय ऐसा आया कि वो बीज जब एक जगह गिर गया, छोड़ दिया, जगह अचानक बीज गिर गया, थोड़े पौधे उगाए, मैं समझ लिया कि अच्छा इस बीज से पौधे भी उग जाते हैं। ऐसे सीखा वो कि बीज गिर जाता है तो पौधे उग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आते आते जो है उत्तर वैदिक काल आते आते अब वो बीज का फेंकता नहीं था, वो पौधे से ही पौधारोपण शुरू कर दिया। अर्थात वो बीज को बोना सीख गया, फिर पौधा निकलता था, उस पौधे को फिर दूसरी जगह लगा करके पौधा बोना सीख लिया। तो इससे क्या हुआ, जो हम स्कैटरिंग कर देता था, सीड को छीट देता था, वो खत्म हो गया। अब प्लांट से प्लांट को बनाना इसने शुरू कर दिया। अब इसीलिए क्या हुआ, ये बहुत बड़ी चेंजिंग थी एग्रीकल्चर के अंदर, उत्तर वैदिक काल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन था ये। खेती भी अच्छी होने लगी। लोहे के फाल का तो लोहे के फाल जो हल में लगा हुआ था उसका तो हम यूज कर ही रहे थे। अब ये सारा काम करवाता किससे जाए, करवाया कौन, किससे कराया जाए, तो अब देखिए वही बात याद आती है, जो दास और दासी हुआ करते थे उन्हीं से सारा काम करवाया जाता था। वही खेती से लेते सारे काम करते थे। जो लेबर्स वर्ग थे, जो श्रमिक थे, जिसे काम कार बोलते हैं, वो सारे लोग इस काम को किया करते थे, खेती से संबंधित सारे कामों को करते थे। अब मैंने बताया था कि इन सभी चीज़ों में मगध एक बहुत बड़ा महाजनपद बनकर 200 वर्ष पहले आज से उभरा। मगध जनपद इसलिए इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा क्योंकि देखिए गंगा और सोन नदियों वाले क्षेत्र में ही मगध बसा हुआ है।
इसीलिए मगध बहुत तेजी से उभरा, क्योंकि वहाँ से यातायात आसानी से हो जाता था। नदियों से चलिए पहले शुरू में ही जब लोथल में हमें बंदरगाहों के साक्ष्य मिले, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाज ही प्रयुक्त की जाती थी माल के आयात निर्यात में। हमने पढ़ा था कि अफगानिस्तान, गुजरात, यहाँ से सोने के, चांदी के चीज़ों के आयात किए जाते थे। तो इसका मतलब यही लग रहा है कि जो भी आयात था वो जल मार्ग से ही होता था। तो नदी थी गंगा सोन, इसलिए अब ट्रांसपोर्ट भी वो तो आसान रहा, वहाँ से पानी भी आसानी से मिल जाता था। और सबसे बड़ी बात कि नदी थी इसलिए लैंड वहाँ की फर्टाइल हो जाती थी, और इसीलिए मगध के किले भी बहुत बड़े थे। और जंगल से हाथी भी आसानी से मिल जाते थे, क्योंकि हाथी उसमें भाई हाथी बड़ी थी, हाथी बड़ी होती तो युद्ध में भी काम ले ली जाती थी, हाथी का प्रयोग कर दिया जाता था। आर्मी को ट्रेंड किया जाता था हाथियों के साथ कि किस तरीके से युद्ध किया जाएगा। जंगलों से लकड़ियाँ भी मिल जाती थी घर बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए, बैलगाड़ी बनाने के लिए। आयरन भी मिल जाता था, लोहे की खदानें मिल जाती थी बड़ी बड़ी, इससे हथियार बना लिया जाता था। तो ये सब मगध को मिला, मगध को ये सारी सुविधाएं मिल गई, और इसीलिए मगध बहुत तेजी से आगे बढ़ा। मगध के अंदर पावरफुल रूलर्स आए, बिंबिसार और अजातशत्रु। ये तो किसी भी तरीके से चाहते थे कि मगध जनपद जो है ना बहुत बड़ा हो जाए और हम आसपास के सारे क्षेत्र को जीत लें। तो इन लोगों ने बहुत ही प्रयास किया था। जनरली हर्यक वंश के थे बिंबिसार और अजातशत्रु। मगध पर जो सबसे पहले जो शुरुआत है हर्यक वंश की ही है, उसके बाद नंद वंश आ जाते हैं। तो नंद वंश में महापद्म नंद था, उसने बहुत प्रयास किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था ये। अब देखो वो क्या था, वो तो नॉर्थ ईस्ट की बात है मगध में। मगध है, देखिए आप मैप में देखिए, अगर तो मैप में नॉर्थ ईस्ट में मगध आपको दिखेगा। इंडिया के मैप में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में जो मगध है, जहाँ गंगा और सोन नदी बह रही है, बिहार के आसपास का क्षेत्र है, तो नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन अब जब ये मगध बनता है, मगध महाजनपद बन के उभरता है, तो ये अपने आप को आगे बढ़ाता है और किधर जाने की कोशिश करता है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ चल देता है। राजगृह जो थी उसी को कैपिटल बनाया जाता है मगध का, कई सालों तक रहती है मगध की कैपिटल, जो कहाँ पर है प्रेजेंट डे में। उसको उस समय नाम जो था राजगृह था, लेकिन आज नाम राजगीर है और वो बिहार में है। तो ये मगध की कैपिटल रही है कई सौ सालों तक। बाद में कैपिटल शिफ्ट हो जाती है, पटना चली जाती है। इसी समय की बात है कि 2300 साल पहले जो है एक शासक था, जिसका नाम था सिकंदर। नाम सुना होगा सिकंदर। वो कहाँ रहता था, तो यूरोप में एक जगह थी मैक्डोनिया। वहाँ से वो चलता है, सोचता है कि मैं पूरा विश्व विजय कर लूँगा, चल देता है वो भारत की तरफ। भारत की तरफ आने से पहले वो बहुत से क्षेत्रों को, आसपास के क्षेत्रों को जीतता है, जैसे मिस्र के कुछ भाग को जीत लेता है, वेस्ट एशिया के कुछ भाग को जीत लेता है। लेकिन जब इंडिया सब कॉन्टिनेंट में पहुँचता है ना, तो उसकी भेंट हो जाती है ब्यास नदी से। और जैसे ही भेंट होती है ब्यास नदी से, वो सोचता है बस, अपने सैनिकों से पूछता है क्या हुआ, अब आगे बढ़ोगे। सैनिक कहते हैं भैया अब इससे आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम हो चुके हैं, थक गए हैं। सैनिक डर जाते हैं, वो इधर आ नहीं पाते हैं। क्योंकि जब देखते हैं कि भाई इंडिया रूलर्स के पास तो बहुत बड़ी पैदल सेना बहुत ज़्यादा थी, मगध के पास वास्तव में पैदल सेना बहुत ज़्यादा थी, रथ भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि रथ का प्रयोग तो हम वैदिक ऋग्वैदिक काल से रथों का प्रयोग हम करना शुरू कर दिए थे। हाथी भी बहुत थे, तो वही देख के डर जाते हैं वो लोग, इधर नहीं आ पाते। तो छोटी सी कहानी थी मिस्र की, सिकंदर की। वज्जी की बात कर लेते हैं हम लोग। वज्जी की बात करने से पहले जान लें कि गढ़ और संघ क्या होता है। तो गढ़ का मतलब होता है कि एक लोगों का ग्रुप है, मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ द पर्सन है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ग्रुप क्या कहलाता है, गढ़ कहलाता है। संघ का मतलब होता है कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मिल जाती हैं, या कई सारे छोटे छोटे संघ आपस में मिल करके, बहुत सारे संघ जब एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो उसे संघ बोलते हैं, और जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हों उसे गण बोलते हैं। अब दोनों का रोल किस में होगा, क्या करेंगे ये लोग, देखिए। मगध तो वास्तव में बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य था। उसी तरीके से वज्जी एक क्षेत्र था। कौन सा, वज्जी। और वो कहाँ पर था, जिसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली। वैशाली कहाँ है, बिहार में। तो वज्जी जो क्षेत्र था वो बहुत ही, वहाँ का जो शासन था वज्जी का, वो मगध के तरीके से नहीं था। मगध में एक राजा था, जैसे कि अजातशत्रु बिंबिसार की बात बताई मैंने,
तो पहले बिंबिसार बना, फिर अजातशत्रु बना, फिर उदयन बना, फिर नागदशक बना, ऐसे बहुत सी क्रम है। तो अलग अलग राजा थे, अपने अपने समय में राज किए। लेकिन उसी समय वज्जी में ऐसा नहीं हो रहा था, बिहार वैशाली, ठीक है। वज्जी जो संघ था, जो वज्जी क्षेत्र था, ठीक है, वहाँ का कैपिटल कौन था? वैशाली। और वैशाली है कहाँ? बिहार में। तो वहाँ का जो शासन व्यवस्था थी बहुत ही अलग थी। वहाँ के शासन व्यवस्था में रोल किसका था? तो गढ़ों का और संघ का। अब गढ़ मैंने बता दिया लोगों का ग्रुप, और संघ मैंने बता दिया ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो गढ़ और संघ थे, ये क्या थे? ये कोई एक पर्सन नहीं हुआ करता। ऋषि क्या थे? तो ये रूलर्स ही थे। कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत सारे जो भी कई सारे व्यक्ति हैं, और कई सारे व्यक्ति एक ही क्षेत्र पे शासन कर रहे हैं, तो सब अपने आप को क्या कहते थे? राजा। मतलब मान लीजिए छोटा सा क्षेत्र ए है, और छोटे से क्षेत्र ए में कई सारे लोग हैं। अब सब लोग अपने आप को क्या कहते थे? कि हम राजा हैं, हम राजा। सब सहमति से रहते थे। जब कभी भी कोई भी दूसरे क्षेत्र का राजा आक्रमण करना चाहता था उस क्षेत्र में, तो सभी लोग तुरंत आपस में, जितने भी राजा थे, जितने भी लोग थे, आपस में मीटिंग करते थे। तो सब राजा थे, और मीटिंग करके उस युद्ध को कैसे जीता जाए इसकी भूमिका तैयार करते थे। तो वही क्या कहलाते थे? गढ़ होते थे, ठीक है। तो ऐसा होता था उस समय। कहाँ पर होता था? कि वैशाली बिहार में होता था, वज्जी में, याद रखिएगा। ठीक उसी तरीके से, और सबसे बड़ी बात ये कि जो असेंबली होती थी, उस असेंबली के अंदर वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करती थी। जो औरतें थी वो पार्टिसिपेशन उसमें भाग नहीं लेती थी। जो दास थे वो भी भाग नहीं लेते थे। जो कामकार लोग होते थे वो भी पार्टिसिपेट उस असेंबली में नहीं करते थे। उसी तरीके से संघ हुआ करते थे। संघ का मतलब, तब यही जो राजा हैं ये छोटे छोटे ग्रुप बना लेते थे, कि मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ, एक संघ का ग्रुप बन गया, दूसरे संघ का ग्रुप बन गया। तो अब संघ भी जो है उस क्षेत्र में राज कर रहे थे, वज्जी में। तो वज्जी में गढ़ और संघ की प्रथा चलती थी, उस तरीके से शासन वहाँ चल रहा था। जब आप बुद्ध और महावीर के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे गढ़ और संघों का उल्लेख हुआ है। बुद्ध जी का तो एक बुद्ध ने जो पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है, उन पुस्तकों में अभी आगे पढ़ेंगे कि संघ का वर्णन देखने को मिला है। तो लिखा हुआ, सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लाइफ इन संघ कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स। तो संघ में बुद्धिस्ट का वर्णन देखने को मिलता है। तो कौन सी पुस्तक थी जो बुद्ध की जिसमें वज्जी का वर्णन देखने को मिला? तो थिग्ग निकाय, जिसमें वज्जी का वर्णन देखने को मिला है। वज्जी का वर्णन क्या मिला है ये देख लीजिए। और ये जब जो बात लिखी गई है आज से 2300 साल पहले लिखी गई थी। अजातशत्रु और वज्जी। अजातशत्रु जो है वज्जी पे आक्रमण करना चाहता है। अजातशत्रु देखिए कहाँ पर है, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट में अजातशत्रु है। अब वज्जी पर अटैक करना चाहता है। तो वो क्या करता है कि उसका एक मंत्री है जिसका नाम है वास्करा, उसको भेजता है तो जाओ भैया बुद्ध से मिल कर आओ, और बुद्ध से जरा एडवाइस लेकर आओ कि हम वज्जी पे आक्रमण करें या नहीं। जब बुद्ध के पास पहुंचता है, बातचीत होती है, तो अभी बुद्ध उसके बारे में कुछ बताते हैं कि युद्ध करो या नहीं करो। उसके पहले ही उसके मंत्री के द्वारा तमाम तरह की बातें कर दी जाती हैं, कही जाती हैं। क्या? कि दे हेल्ड फुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबली, कि हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनके साथ जो है एक पूरे ग्रुप के साथ मीटिंग करेंगे। वहाँ पर जितने भी वज्जी और संघ के लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर हम उस ग्रुप के लोगों के साथ बातचीत करके, आपस में बातचीत करके अर्थात वार्तालाप करके हम शासन स्थापित करेंगे। पहली चीज़, हम लोग उनके साथ मिलकर काम करेंगे, हम उनके नियमों को पालन करेंगे, हम वहाँ पे हमसे बड़े जो लोग होंगे उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। हम वज्जी की महिलाओं को फोर्स नहीं करेंगे, मतलब उनको किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेंगे। ये सारी बातें बुद्ध ने अपनी बात कही नहीं, उसके पहले अजातशत्रु की तरफ से सारी बातें कह दी थी कि सारा काम हम करेंगे।
वहाँ पे चैत्य बनाए गए थे, तो वहाँ के लिए बच्ची संघ में बहुत सारे चैत्य बने हुए हैं जो वहाँ पवित्र माने जाते हैं, जो शहरों में भी हैं, गाँव में भी हैं, उसका भी हम देखभाल रखेंगे। ये तमाम तरह की बातें उस समय कही जाती हैं। इसके साथ साथ जो भी बुद्धिमान साधु संत होंगे, उनकी भी जो बातें होंगी, उन बातों को हम सुनेंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे, उन्हें आसानी से अपने देश के अंदर आने की अनुमति देंगे। ये सारी बातें अजातशत्रु की तरफ से पहले ही कह दी जाती हैं। अभी बुद्ध ने अपने कुछ जो बात उसने पूछा था कि युद्ध करने से पहले में क्या करना चाहिए, ये सारी बात पहले ही कह दिया जाता है। जो वर्णन मिला है हमें दीर्घ निकाय के अंदर, देखिए आगे क्या होता है। तो जो भी पावरफुल किंगडम्स हुआ करते थे, जब मगध पावरफुल किंगडम था, तो संघ पर भी विजय प्राप्त की, संघ जो बना करते थे, बताया गण और संघ थे, तो संघ पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करने लग गए थे। लेकिन वास्तव में गण और संघ पर जो विजय प्राप्त होती है, जो गुप्ता वंश की जब शुरुआत होती है, तो गुप्ता वंश के जो लोग होते हैं, गुप्ता वंश के जो राजा हैं, श्रीगुप्त जी हैं, श्रीगुप्त हैं, फिर चंद्रगुप्त आते हैं, फिर चंद्रगुप्त तृतीय आते हैं, ऐसे क्रम से समुद्रगुप्त आते हैं, कुमार गुप्त आते हैं। तो गुप्ता जब वंश जब आता है, तो उन लोगों ने गण और संघों पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर ली थी। पढ़ोगे इसको, चैप्टर 11 में हम लोग पढ़ेंगे इसको। और कुछ बातें देख लेते हैं क्या है। तो जब ग्रीस और एथेंस को देखेंगे आप, तो वहाँ पर क्या मिला है कि 2500 साल पहले वहाँ पर डेमोक्रेसी चला करती थी एथेंस के अंदर। डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक का मतलब कि वहाँ प्रजा चुनती थी राजा को, ऐसा देखने को मिला। 200 साल तक ऐसा होता रहा। अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है ये भी, कितने 100 साल पहले ही वहाँ प्रजातंत्र चलता था। अब कैसे होता था, प्रजा चुनती थी तो क्या होता था, ऐसा माना जाता था कि जो भी 30 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है, उस कहाँ पर ग्रीस और एथेंस के अंदर जो भी 30 साल से ऊपर का व्यक्ति है, वो वहाँ का पूर्ण नागरिक माना जाता था। शर्त ये होती थी, नागरिक पूर्ण नागरिक तभी माना जाएगा कि वो दास नहीं होना चाहिए वहाँ का। अगर वहाँ का दास है और 30 साल से ऊपर एज हो गई है, तब उसे पूर्ण नागरिक नहीं मानेंगे, वहाँ की नागरिकता नहीं मिलती थी। स्वतंत्र होना चाहिए, और 30 साल से ऊपर तो वहाँ का पूर्ण नागरिकता वाला प्राप्त नागरिक है वो। होता क्या था, हर साल असेंबली होती थी, सभा होती थी वहाँ पर। लगभग 40 साल से देखा गया सभा होती चली आ रही थी। जो भी इम्पोर्टेंट मैटर थे, उस इम्पोर्टेंट मैटर्स के ऊपर उस सभा में बातचीत होती थी। सभी नागरिक वहाँ जाते थे, उस मीटिंग के अंदर भाग ले सकते थे, सभी लोग भाग ले सकते थे। अब कोई भी ऊंचा पद चाहिए या कोई भी पद चाहिए, एक राज्य को संभालने के लिए जिन जिन पदों की जरूरत होती है, राजा चाहिए, सेनापति चाहिए, अर्थशास्त्री चाहिए, जो भी पद चाहिए, उन सभी पदों के लिए क्या सिस्टम होता था, तो लॉटरी सिस्टम होता था। लॉटरी के माध्यम से लोगों का नाम चुना जाता था, और जिस व्यक्ति को चुना जाता था उसको पद दे दिया जाता था। और जो व्यक्ति चुने जाते थे वो आर्मी में, जो सेना होती थी, सेना में भी अपना रोल करते थे, और नेवी जो होती थी, नेवी में भी अपना रोल किया करते थे। वोमेन्स नहीं आते थे, वोमेन फॉर नॉट कंसिडर सिटीजन, वोमेन्स को सिटीजनशिप नहीं दिया जाता था, भले वो 30 साल से ऊपर की क्यों ना हो गई हो, वोमेन्स को सिटीजनशिप नहीं दी जाती थी। जो फॉरेनर्स होते थे, जो विदेशी आते थे और मर्चेंट्स के रूप में आते थे एथेंस के अंदर, जो क्राफ्ट पर्सन अगर कोई आता है बाहर से एथेंस के अंदर, तो उसे नागरिकता वहाँ नहीं दी जाती थी, अर्थात वो अब चुनाव में भाग नहीं ले सकता था। किस तरीके के चुनाव में, तो लॉटरी सिस्टम वाले चुनाव में भाग नहीं ले पाता था। इसके साथ साथ ये भी देखने को मिला है कि बहुत सारे दास भी थे एथेंस के अंदर, जो कोयले की खानों में, खेतों में, घरों का काम, दुकानों पर काम किया करते थे। इन सब को हमने जो है सिटीजनशिप नहीं दिया है, अर्थात इन सब ने जो लॉटरी सिस्टम से जो इलेक्शंस हो रहे थे उसमें भाग नहीं लिया है। इस तरीके से हमने इस लेसन को भी समाप्त कर दिया। और इसमें कौन कौन से टॉपिक हमने जाने, जरा देख लीजिए। राजा के बारे में जाना कि राजा किस तरीके से नियुक्त किया जाता था,
किस तरीके से अपने आप को वो यज्ञों के माध्यम से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाता था। अश्वमेध नाम के यज्ञ के बारे में जाना, वर्ण कैसे है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाना, जनपद कैसे बने, जनों के रहने की जो जगह थी वो जनपद थी। जनपद का प्रूफ भी मिला 2500 साल पहले, बताया था उत्तर प्रदेश के एटा क्षेत्र में मिला। ऐसे ही कई जनपदों के प्रूफ मिले। उसी जनपदों में जो अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट बन गया, जो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ दिखाने लग गया जनपद, जो राजा अपने आप को सबसे महाशक्तिशाली दिखाने लग गया, उस के क्षेत्र को बना दिया गया महाजनपद। उसने चारों तरफ फोर्टिफिकेशन किले बनाने शुरू कर दिए, आर्मी बनाना शुरू कर दिया, और आर्मी को रख रखाव के लिए किले की व्यवस्था के लिए टैक्स लगा दिया। टैक्स कई तरीके से लगाया। किसानों से कर वसूला। कर किस लिए वसूला? मुद्रा की भांति नहीं, मुद्रा के रूप में कर को नहीं वसूला। जितना उपज हुआ उसका 1/6 शिक्षा में ला के दे दो। कारीगर से कहा दिन हमारे यहाँ आके काम कर लो। इस तरीके से कर वसूला। फिर ट्रांसप्लांटेशन होना शुरू हो गया। पहले क्या होता था, सीड फेंक दिया था इंसान ने, सीड उग गया, समझ गया सीड से उग जाता है। फिर दूसरी बार क्या हुआ, वैदिक काल आते आते इंसान बहुत कुछ सीख चुका था, बहुत समझदार हो चुका था। वो क्या करता था कि पौधों को बोता था। धीरे धीरे क्या हो गया, अब पौधों से पौधे बनने शुरू हो गए, ट्रांसप्लांटेशन शुरू हो गया। जो लोगों का ग्रुप था वो गढ़ कहलाया। शुरू में एक ट्राइब हुआ करती थी, और जो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संघ कहलाया। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक का मतलब होता है जब प्रजा के द्वारा लोगों को चुना जाता है तो प्रजातांत्रिक होता है वो। इस तरीके से हमने इसको भी समाप्त कर दिया। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। मैं और अच्छे तरीके से पढ़ाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से हम बहुत जल्दी एनसीईआरटी की सारी सीरीज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल भी रखिए, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।